मेरा नाम है लखन राजपूत। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लखन विद्या अकेडमी पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने। करंट अफेयर का ये 17 जुलाई का सेशन जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, देरी ना करते हुए। ये सेशन रहेगा आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। आज के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। उससे संबंधित इंपॉर्टेंट आपका स्टैटिक फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन ट्रेन से संबंधित है ये। तो भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अर्थात जो भारत है उसने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन को संचालित कर दिया है। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए है आपका ये 4 कोच वाली ट्रेन होगी। इसकी परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन सी है ये मुंबई पुणे खंड पर चलाई जाएगी। इसमें केवल नाइट्रोजन उप उत्पादन के रूप में निकलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं तो इसका जो गति सीमा है वो कितनी है आपकी 75 किलोमीटर पर आवर। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ स्टैटिक फैक्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं हम। शून्य शोषण तकनीकी ये ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली बनाती है। उप उत्पाद केवल जलवाष्प अर्थात वाटर वेपर और गर्मी ही। यात्री क्षमता की अगर बात करते हैं तो यात्री क्षमता जो है आपकी 2 अन्य ट्रेनों के विपरीत इसमें क्या है, भारत की ट्रेन 10 कोच वाली होगी जिसमें 2600 यात्री बैठ सकेंगे। अभी इसका ये ट्रायल फेज़ है और ये लॉन्च हो चुकी है। रूट की बात करें तो इससे उत्तरी रेलवे के जिंद सोनीपत खंड 89 किलोमीटर पर आवर पर चलाया गया। अर्थात ये ट्रायल वो है आपका। इसकी डिज़ाइन गति जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक है और परिचालन जो किया जाएगा वो किया जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर तक। तो स्टैटिक फैक्ट की कुछ बात करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। 34 किलोमीटर की टोटल लेंथ थी और बीच लॉर्ड डलहौजी के काल में ये चलाई गई थी। किसके काल में, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में ये चलाई गई थी। काफ़ी पुराना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमेशा हर एग्ज़ाम के लिए। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कितना कब हुआ था, तो ये होता 1950 में। 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहने वाला है कि हाल ही में जागरूक जिगर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। हाल ही में जागरूक जिगर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किस संस्थानों में मिलकर किया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका नीति आयोग और एम्स ने। ऑप्शन बी है माई भारत और ILBS और ऑप्शन सी है आपका खेल मंत्रालय और ऑप्शन डी रहता है आपका महिला बाल विकास मंत्रालय और ICMR ने। इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है युवाओं को देश के विकास से जोड़ना, नशा मुक्त और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जागरूक करना है। युवा यकृत मित्र का Y2M कार्यक्रम, युवा यकृत मित्र और ILBS के निदेशक डॉक्टर शिव कुमार सारिन ने द्वारा लॉन्च किया गया है इसे, और जिसके तहत युवा को स्वास्थ्य, लीवर, अंगदान, निवारक स्वास्थ्य देखभाल कौशल सिखाएंगे। ये भागीदारी की बात करें तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है इसमें कार्यक्रम को संबोधित किया इन्होंने। स्टैटिक फैक्ट की हम बात करते हैं तो स्टैटिक फैक्ट रहने वाले हैं आपके। यकृत की अगर बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। किसकी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, आपकी यकृत है। तो इसे कह सकते हैं पूर्ण उत्पादन अर्थात रीजनरेशन की अद्भुत क्षमता होती है। जो लीवर होता है उसमें सबसे ज़्यादा अपने आप को रिकवर कर सकता है। तभी कभी आपने सुना होगा कि लीवर को जो है अगर आधा काट भी दिया जाए तब भी, या फिर कुछ हिस्सा उसका काट दिया जाए तो सबसे जल्दी अपने आप को रिकवर वो कर लेता है। और सबसे कम रिकवर कर पाता है वो कर पाता है अपने आप ब्रेन, उसकी जो है क्षमता बहुत कम है, ठीक है, रिकवर करने की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग
CAC कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग के 39वें सत्र के में भारत द्वारा तैयार वैश्विक मानकों को किन तीन मामलों के लिए अपनाया गया? ऑप्शन ए देख लेते हैं आपके। ऑप्शन ए है काली मिर्च और जीरा हल्दी। ऑप्शन बी है आपका लौंग दालचीनी और इलायची। ऑप्शन सी बड़ी इलायची और धनिया वेनिला। ऑप्शन डी है आपका सौंफ मेथी और आजवाइन। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बड़ी इलायची और धनिया वेनिला के लिए। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं। तो आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 6 से 10 जुलाई 2026 तक कोडेक्स एलिमेंट्री आयोग का 39वां सत्र आयोजित किया गया। लाभ की बात करें तो इन वैश्विक मानकों के लागू होने से वैश्विक बाजार में भारतीय मामलों की गुणवत्ता को लेकर एकरूपता आएगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। भारत की भूमिका, भारत कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हब्स की मेज़बानी करता है। स्टैटिक फैक्ट में क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो कोडेक्स एलिमेंट्री जो आयोग है, एलिमेंटेरियस आयोग है, जो इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है आपकी 1963 में। 1963 में FAO द्वारा और WHO द्वारा खाद्य मानकों की सुरक्षा के लिए की गई थी इसकी स्थापना, कि जो खाद्य मानक हैं उनकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ न हो। भारत को विश्व में मसालों का कटोरा कहा जाता है। भारत को विश्व में मसालों का कटोरा कहा जाता है, और केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की कंपनियां अग्निकुल कॉस्मोस अपने मिशन 2 के तहत किस पुनः उपयोग रॉकेट का परीक्षण कर रही है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। जो आपकी कंपनीज है, निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की कंपनीज हैं, अग्निकुल कॉस्मोस जो कंपनी है आपकी, जो कि अपना मिशन 2 के तहत किस पुनः उपयोग अर्थात रीयूजेबल जो रॉकेट है आपका, उसका परीक्षण करने जा रही है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका अग्निबाण। ऑप्शन बी है विक्रम एस। ऑप्शन सी होता है आपका स्काई रूट। ऑप्शन डी रहता है ध्रुव अंतरिक्ष। तो इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अग्निबाण। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट और स्टैटिक फैक्ट। तकनीक की दृष्टि से बात करते हैं, तो अग्निबाण है आपका लॉन्च व्हीकल के पहले चरण के बूस्टर को नियंत्रित तरीके से समुद्र में वापस सुरक्षित रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा। और कन्वर्टेबल अपर स्टेज रॉकेट का ऊपरी हिस्सा पोलैंड स्थापित करने के बाद कचरा बनाने के बजाय अंतरिक्ष में एक प्रायोगिक मंच के रूप में कार्य करेगा। मार्गदर्शन की बात करें तो उसके जो अध्यक्ष हैं इसरो के पूर्व एस सोमनाथ पर्यवेक्षक के रूप में कंपनी के बोर्ड में शामिल हुए। इसमें 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। स्टैटिक की फैक्ट की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक फैक्ट। तो अगर इसरो की हम बात करते हैं प्रॉपर, तो इसरो की जो स्थापना होती है वो सबको पता है हमें कि कब होती है, 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 के लिए इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय होता है आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। और अग्निकुल कॉस्मोस IIT मद्रास में इनोवेटेड एक भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला रहने वाला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास हेतु शुरू किए गए 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन से हैं? कौशल विकास और युवा सारथी। ऑप्शन ए है आपका ये। ऑप्शन बी है कौशल सेतु और कौशल सारथी। ऑप्शन सी है आपका युवा शक्ति और डिजिटल सेतु। और ऑप्शन डी रहता है आपका सक्षम युवा रोजगार सारथी। इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो उसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी कौशल सेतु और कौशल सारथी। कौशल से ध्यान रखेंगे, कौशल सेतु और कौशल सारथी। आइए देखते हैं इससे संबंधित स्टैटिक फैक्ट और इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजी के।
लॉन्च की बात करें तो 15 जुलाई 2026 को विश्व युवा कौशल दिवस पर से लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में से लॉन्च किया गया। कौशल सेतु पोर्टल की बात करें तो ये यूपी कौशल विकास मिशन का पोर्टल है जो कि ट्रेनिंग पार्टनर्स के पंजीकरण और पैनलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन पेपरलेस पारदर्शी बनाता है। कौशल सारथी प्लेटफॉर्म जो है आपका, ये युवाओं को उनके ज़िले के अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों, उपलब्ध पाठ्यक्रमों और साझेदारों की डिजिटल जानकारी देगा। स्टैटिक फैक्ट की हम बात करते हैं। स्टैटिक फैक्ट की बात करें तो विश्व युवा कौशल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपको हर साल 15 जुलाई के लिए मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है आपकी लखनऊ। ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। वर्तमान राज्यपाल होती है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा निर्मित किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को 22 जुलाई 2026 को नौसेना में शामिल किया जाएगा। तो उसका नाम क्या है, तो उसके देख लेते हैं। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए है आपका माहे, ऑप्शन बी है आपका मालवन और ऑप्शन सी है INS विक्रांत, ऑप्शन डी है INS अरिहंत। राइट आंसर की बात करते हैं तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मालवान। ऑप्शन नंबर बी मालवान। आइए देखते हैं इस संबंध को स्टैटिक फैक्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस जो समारोह आपका हुआ है, समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो समारोह जो आपका होगा इस 22 जुलाई के लिए, तो समारोह के मुख्य अतिथि होंगे एयर चीफ मार्शल AP सिंह। एयर चीफ मार्शल कौन होंगे, AP सिंह। आत्मनिर्भर भारत मालवान में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इसमें स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। विशेषता की बात करें तो ये माहे श्रेणी का दूसरी पनडुब्बी रोधी उथले जल का युद्धपोत है, ये जो उथले पानी में अपनी उच्च गतिशीलता के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उच्च गतिशीलता के लिए प्रयुक्त है। और स्टैटिक फैक्ट की कुछ बात करते हैं तो स्टैटिक फैक्ट में भारतीय नौसेना दिवस हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है वो देखते हैं। भारतीय नौसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपको 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में। और कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड अर्थात CSL भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड लिमिटेड है जिसने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत भी बनाया था। तो कौन सा है आपका, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए, भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए विलेज एक्शन प्लान को पूरी तरह से अपनाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है। कौन सा प्लान, पहले तो क्वेश्चन समझिए थोड़ा सा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए कौन सा विलेज एक्शन प्लान को पूरी तरह अपनाने वाला देश का पहला जो जिला बना है वो कौन सा बना है। ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए मालदा का जो पश्चिम बंगाल का जो मालदा है उसने ये अपनाने वाला देश का पहला ज़िला बना है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और स्टैटिक फैक्ट की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो सीमा से 5 किलोमीटर अर्थात सीमा जो है हमारे भारत की वहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांवों का सामाजिक आर्थिक विकास करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। सुरक्षा विकास की बात करें तो पक्की सड़कें, 24 घंटे बिजली, हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचने में BSF की कार्यकुशलता बढ़ेगी और तस्करी और अवैध घुसपैठ पर लगाम भी लगेगी। डिजिटल सशक्तिकरण की बात करें तो युवाओं के पलायन को रोकने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले गए हैं और महिला स्वयं सहायता समूह को ई-कॉमर्स से जोड़ा जा रहा है। स्टैटिक फैक्ट की जो बात करें हम तो भारत बांग्लादेश की बात करते हैं तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो आपकी सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन। क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा जो है वो कितनी है, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर भारत की थल सीमा है जो बांग्लादेश के साथ में शेयर होती है। यह भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा है। और सीमा सुरक्षा की बात करते हैं हम तो BSF की स्थापना जो होती है, सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF की जो स्थापना होती है वो होती है 1 दिसंबर 1965 को। इसका मुख्यालय
मुख्य कार्य क्या है? भारत की सीमाओं की रक्षा करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में खोजी गई बंदरों की प्रजाति का क्या नाम है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका कोलोबस, ऑप्शन बी है आपका कोलोबस कांगोएंसिस, ऑप्शन सी है कांगो लीफ मंकी, ऑप्शन डी है लोमामी ब्लैक मंकी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी कोलोबस कांगोएंसिस, कोलोबस कांगोएंसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट फैक्ट और स्टैटिक की बात करते हैं हम, तो इसे स्थानीय स्तर पर लिक्स वैली कहा जाता है। इस बंदर को क्या कहा जाता है? लिक वैली कहा जाता है। और इसका मुख्य शरीर जो है रूप काले रंग से का होता है, होठ गुलाबी नारंगी और मुंह नाक के पास हल्की नीचे, मतलब इसकी विशेषता कुछ बताई गई है। ठीक है। खोज की बात करें तो आनुवंशिक और ध्वनि विश्लेषक के आधार पर इसे नई प्रजाति का माना गया है। ये 75 वर्षों में खोजी गई केवल 5वीं नई दक्षिण अफ्रीकी बंदर की प्रजाति है। 75 वर्षों में केवल 5 प्रजातियाँ अब तक खोजी गई हैं दक्षिण अफ्रीकी बंदरों की। आवास की बात करें तो कांगो बेसिन के लोमामी और लीलो नदियों के बीच सीमित क्षेत्र में पाई जाती है, जिसका अधिकांश भाग लोमामी राष्ट्रीय उद्यान में आता है। स्टैटिक फैक्ट की हम बात करते हैं, तो स्टैटिक फैक्ट की बात करें जो कांगो नदी है ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपका, कांगो नदी जो है अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है और विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। क्या काटती है? 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC की राजधानी हो जाती है आपकी कहाँ पर? किसानसा इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन हाँ, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल फिर से एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे सारे के सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट आप तक टाइम से पहुंचते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है।